छात्रों के आंदोलनों की पहचान कपड़ों से नहीं हो सकती। शायद इसीलिए छात्रों के हक में खड़े होना ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिन्होंने दिल्ली में छात्रों के पीटे जाने पर 20 दिन से संसद नहीं चलने दी, उनकी ज़बान पर रांची के छात्रों का नाम तक बड़ी मुश्किल से आ रहा है। और दिल्ली जिनकी सरकार के मातहत आने वाली पुलिस ने छात्रों को पीटने के नए कीर्तिमान बनाए, वो रांची के छात्रों के लिए छाती पीट रहे हैं, बंद बुला रहे हैं, टायर जला रहे हैं। न्यू इंडिया का न्यू लोकतंत्र शायद ऐसा ही होता होगा। आज आपको दिल्ली और रांची के बीच का फर्क दिखाएंगे, जिसे राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत से चुन रहे हैं, और संसद के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। नमस्ते और स्वागत। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। भारतीय जनता पार्टी ने आज झारखंड बंद बुलाया था। आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने आज रांची में पुलिस की नाक में दम कर दिया। ये सब कल छात्रों के विधानसभा मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई के विरोध में किया गया। रांची में कल छात्रों ने विधानसभा का घेराव किया, वाकई घेराव किया। संसद के रास्ते दीवार फांद कर, बैरिकेड तोड़कर तमाम छात्र विधानसभा तक पहुंचे और सांकेतिक तौर पर विधानसभा को घेरा भी। दिन भर के मार्च में पुलिस और छात्रों के बीच कुछ झड़पें भी हुई। कहीं कहीं आंसू गैस के गोले दागे गए, वाटर कैनन चला, पुलिस ने लाठियां भी भांजी। दोपहर में मार्च के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर देर शाम को विधानसभा के बाहर बैठे प्रदर्शनकारियों पर भी पुलिस ने लाठियां चलाई। पुलिस की इसी कार्रवाई के खिलाफ आज बीजेपी ने झारखंड बंद बुलाया। बीजेपी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर सड़क जाम की, टायर जलाए, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद के नारे लगाए। चुनाव के बाद आज ही रांची की सड़कों पर इतने बीजेपी के झंडे दिखाई दिए होंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता भी। एबीवीपी वाले भी कम नहीं थे, पूरी जान लगाकर प्रदर्शन किया, पुलिस की बसों के ऊपर चढ़ गए। पुलिस और सुरक्षा बलों को इन पर काबू पाने में काफी आफत आई। अपने साथी छात्रों के साथ हुई मारपीट के विरोध में एबीवीपी के एक कार्यकर्ता ने हेमंत सोरेन के खिलाफ दम भर नारे लगाए, लेकिन गर्मी इतनी थी कि वो बेहोश हो गई। आराम कर लो, भारत माता के। इन छात्रों का प्रदर्शन जायज है, एबीवीपी का प्रदर्शन भी जायज। बीजेपी का विरोध जताना भी वाजिब है। किसी भी छात्र के साथ सरकारी दमनकारी नीति का इस्तेमाल नहीं कर सकती। छात्रों को लाठियों से नहीं पीटा जा सकता, ना तो विधानसभा के बाहर, ना ही मार्च के दौरान। लेकिन छात्रों को तो दिल्ली में भी नहीं पीटा जाना चाहिए था। अभी 20-22 दिन पहले दिल्ली में भी तो वही हुआ था जो अब रांची में हो रहा। लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन तक चली। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने आरटीआई लगाई थी। पूछा था कि 20 जुलाई को दिल्ली के अस्पतालों में कितने मरीज पैलेट गन से घायल होकर पहुंचे थे। दिल्ली के 2 सरकारी अस्पतालों के मेडिकल स्टाफ ने जानकारी दी है कि कम से कम 10 ऐसे प्रदर्शनकारियों का इलाज किया गया। अस्पताल के रिकॉर्ड में इन चोटों को पैलेट शॉट्स या प्रोजेक्टाइल से लगी चोटें बताया गया। ये जो पैलेट गन के छर्रों से घायल हुए हैं, ये भी इसी देश के युवा हैं। लेकिन बीजेपी और एबीवीपी के मुंह से अभी पैलेट गन का नाम भी आप नहीं सुनेंगे। चलिए, पैलेट गन पर नहीं बोला तो नहीं बोला, पहले सरकार ये तो माने कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है, तब तो बीजेपी और एबीवीपी वाले कुछ बोल पाएंगे। लेकिन लाठीचार्ज पर तो बोला जा सकता है। जो तस्वीरें आप अभी देख रहे हैं वो रांची की नहीं है, ये 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर पिटते प्रदर्शनकारी हैं। बड़ी संख्या में इनमें छात्र थे, कुछ वो थे जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही। शिक्षा मंत्री ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया, लेकिन 5 दिन पहले इस्तीफे की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को ऐसे पीटा गया जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह कर दिया। या आंसू गैस के गोले भी दिल्ली में ही दागे गए थे, और इतनी मात्रा में दागे गए थे कि गिनती नहीं की जा सकती। जिन पर दागे गए वो भी छात्र थे, सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे थे। लेकिन मजाल है कि एबीवीपी और बीजेपी के किसी नेता के मुंह से विरोध में एक बोल फूटा। मार्गदर्शक मंडल में स्थापित केवल मुरली मनोहर जोशी ने ही सरकार को आईना दिखाया। 23 तारीख को कहा कि मुझे देखकर अत्यंत पीड़ा होती है कि महिलाओं और युवतियों पर निर्मम बल प्रयोग किया गया। दिल्ली में छात्रों को कील लगी लाठियों से पीटा गया, करंट वाली लाठियों से पीटा गया, यह सब आरोप है।
मुरली मनोहर जोशी को पीड़ा ऐसे ही नहीं हुई, लेकिन सवाल यह है कि पूरी बीजेपी और उसकी साथी पार्टियों को ये पीड़ा महसूस तब क्यों नहीं हुई? उन्हें रांची के छात्रों का ही दर्द क्यों दिखाई दे रहा? दिल्ली में जो युवा पीटे गए थे, क्या वो मोम के पुतले थे जिसके शरीर में पैलेट गन के छर्रों से छेद कर दिए गए? उसका दर्द बीजेपी के किसी नेता को महसूस क्यों नहीं हुआ? तब बीजेपी के नेतागण ये बता रहे थे कि दिल्ली पुलिस के साथ ज्यादा हिंसा हुई है, प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण नहीं था। 22 जुलाई को दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें प्रदर्शन में शामिल कुछ लोग एक आरपीएफ जवान को पीटते हुए दिखे। लल्लन टॉप ऐसी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता। पुलिस और सुरक्षा बलों का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, उन पर हमला करना अपराध है। वो जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं उसमें लोगों को उनका कोऑपरेट भी करना चाहिए। बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी थे जो 20 जुलाई को घायल हुए, जिसकी भरसक निंदा होनी चाहिए, की भी जा रही है। लेकिन इस एक वीडियो को दिखाकर पुलिस के लाठीचार्ज को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। और लाठीचार्ज के अलावा भी पुलिस ने जो एक्शन उस दिन लिया था, तमाम बर्बर एक्शन उसमें शामिल थे। और बीजेपी सांसद कंगना रनौत, उन्होंने तो जनजी के लिए गटर छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बोली कि उनकी भाषा से उल्टी आ जाए। ठीक बात है, बच्चों की भाषा गलत हो सकती है, हमने देखे कई वीडियो, उसमें भाषा गलत थी, उसे सुधारा जा सकता है, सुधारना चाहिए। लेकिन कंगना को एक भी प्रदर्शनकारी ऐसा नहीं दिखा जिसे चोट लगी। सोशल मीडिया पर एक भी वीडियो ऐसा नहीं दिखा जिसमें प्रोटेस्टर्स को पुलिस निर्मम तरीके से पीट रही हो। पर जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था, संसद मार्च के दौरान जब छात्र पीटे गए, तब विपक्ष के नेताओं की आवाज़ सुनने लायक थी। राहुल गांधी ने 20 जुलाई संसद मार्च वाली शाम 6:15 बजे एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया। बोले कि दिल्ली की सड़कों पर जो लड़के लड़कियां मार्च कर रहे थे वो अपराधी नहीं थे, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। 1 मिनट 20 सेकंड का वीडियो पोस्ट किया राहुल गांधी, और नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास के सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री उन्होंने बताया था। फिर रात को 8:38 पर एक्स पर एक और पोस्ट किया। लिखा कि शांतिपूर्ण विरोध एक अटूट और मौलिक अधिकार है। भारत के निर्दोष छात्रों पर हमला करने के आदेशों का आंख बंद करके पालन करने वाली हर पुलिस अधिकारी और सरकारी कर्मचारी यह बात ध्यान रखें। राहुल गांधी की ये तत्परता कल रांची प्रोटेस्ट के बाद भी दिखी। कल भी उन्होंने छात्रों पर पुलिस एक्शन की निंदा की। एक्स पर पोस्ट लिखा, झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। लेकिन साहब, झारखंड की सरकार में तो आप भी शामिल हैं, माने कांग्रेस भी शामिल है। हेमंत सोरेन को कांग्रेस ये बात बीते 17 दिन में क्यों नहीं समझा पाई कि छात्रों की बात सुनी जानी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों ने राहुल गांधी से रांची के लाठीचार्ज पर सवाल पूछा। तब भी राहुल ने कहा कि वो छात्रों के साथ हैं। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। डज नॉट मैटर वेयर इट इज हैपनिंग, वी कंडेम इट, वी आर अगेंस्ट इट, वी डू नॉट रेकमेंड इट, वी डू नॉट सपोर्ट इट। वी आर वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, कब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने, एक्स पर लिखने की बजाय ये बात क्या राहुल गांधी हेमंत सोरेन को डायरेक्ट फोन करके नहीं कह सकते थे? गठबंधन की सरकारों में दबाव बनाने की राजनीति तो लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पहलू रही है, तो फिर कांग्रेस सोरेन सरकार पर दबाव क्यों नहीं बना पाई या क्यों नहीं बना रही? अगर प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरना देकर केंद्र पर दबाव बनाया जा सकता है, तो अपने गठबंधन के साथी हेमंत सोरेन को समझाना इतना मुश्किल क्यों है इनके लिए? चलिए मान लिया कि कांग्रेस तो जेएमएम के साथ सरकार में है, बाकी विपक्षी पार्टियां तो सोरेन सरकार को आईना दिखा ही रही हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के जंतर मंतर खुद गए थे, मंच से भाषण भी दिया था। उनकी पार्टी के शीर्ष नेता रोज जंतर मंतर पर हाजिरी लगा रहे थे। लेकिन रांची में धरने पर बैठे छात्रों के साथ आम आदमी पार्टी वैसी सॉलिडेरिटी नहीं दिखा सकी जैसी दिल्ली में वो दिखा रहे थे। कल जब छात्रों ने विधानसभा मार्च निकाला, जब पुलिस से छात्रों का आमना सामना हो रहा था, तब केजरीवाल हेमंत सोरेन को हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। फिर आज सुबह 10 बजे उन्हें भी याद आया कि अरे छात्रों के पक्ष में तो कुछ बोला ही नहीं, तो 2 लाइन की एक पोस्ट लिखी एकदम सरकारी भाषा में, जैसे किसी सीनियर क्लर्क ने लिखकर दे दिया हो और इन साहब ने उठाकर पोस्ट कर दिया। क्या लिखा?
I support the demands of the protesting students in Jharkhand and appeal to the government to resolve their issues immediately. Violence against student is simply unacceptable. कल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रांची में छात्रों से मिलने पहुंचे, पर शब्दों पर जरा गौर फरमाइए। बोले कि झारखंड सरकार छात्रों से बातचीत कर रही है, अगर कुछ मामलों में उनके बीच फैसला नहीं हो पा रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही सरकार संवेदनशीलता दिखाएगी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समाधान निकालेंगे। जो तलखी दिल्ली में दिखती है वो रांची पहुंचते पहुंचते ऐसी शालीनता और ऐसे सटल अंदाज में कैसे तब्दील हो जाती है, हमें तो बड़ी हैरानी होती है साहब। समाजवादी पार्टी भी दिल्ली प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की बर्बरता से बड़ी नाराज थी। अखिलेश यादव तो इतना नाराज हुए कि संसद में चर्चा के लिए कांग्रेस तक से भिड़ गए। कहा कि अगर नीट परीक्षा में गड़बड़ियां हुई हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, किसकी विश्वसनीयता दांव पर, तैयारी किसे करनी थी। बोले कि अगर नौकरियां दी गई होती तो आज बच्चे सड़कों पर नहीं उतरते। झारखंड के छात्र भी तो इसीलिए सड़कों पर उतरे क्योंकि उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं। हेमंत सोरेन सरकार इस बात को तो मान भी चुकी है, लेकिन अब अखिलेश यादव की आक्रामकता है कि जो दिख ही नहीं रही है। अखिलेश सबके हैं तो क्या छात्र सबके नहीं है क्या? ममता बनर्जी का भी हाल कुछ ऐसा ही है। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया। ममता तब बोली कि उन्हें वांगचुक के स्वास्थ्य की चिंता है, उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। बोली कि जो सरकार असहमति को लोकतांत्रिक जिम्मेदारी की बजाय खतरा मानती है, वो जवाबदेही से बचते हुए भरोसे की उम्मीद नहीं कर सकती। वैसे रांची में अनशन पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो ने भी अस्पताल से एक चिट्ठी जारी की है। उन्होंने भी यही कहा कि अस्पताल में इलाज के नाम पर उन्हें जैसे हिरासत में ले लिया गया, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस पर अब तक ममता बनर्जी की या किसी अन्य विपक्षी नेता की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ममता ने 20 मार्च को संसद मार्च के बाद भी पुलिस की कार्रवाई की निंदा की थी। कहा था कि किस तरह की सरकार है जो अपने ही छात्रों से डरती है, किस तरह का लोकतंत्र है जो बातचीत के बजाय लाठी और आंसू गैस के सवालों का जवाब देता है। वैसे लाठियां कल रांची में भी चली और आंसू गैस के गोले भी दागे गए, पर ममता का कोई बयान उस पर नहीं आया। उद्धव ठाकरे की पार्टी का हाल शांत वो भी नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में तब से बोलने लगे थे जब बाकी विपक्ष डर रहा था। 20 जुलाई को संसद मार्च के बाद आदित्य ठाकरे ने कहा, दिल्ली में जो हुआ वो अंग्रेजों के शासन के दौरान हुई बर्बरता से भी बुरा है। सही बात है कि दिल्ली में छात्रों के साथ ऐसी हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन रांची में छात्र जो 70 दिन से धरने पर है, 10 दिन से अनशन पर है, कल विधानसभा मार्च निकाला, उनके बारे में उद्धव परिवार और पार्टी क्यों नहीं सोच पा रही? वो भी तो छात्र ही हैं, उन्होंने भी लाठी खाई। तो छात्रों की आवाज उठाने में विपक्ष को इतनी हिचकिचाहट क्यों? झारखंड में विपक्षी पार्टी की सरकार है तो रांची में छात्रों की आवाज दिल्ली के छात्रों से धीमी क्यों सुनाई दे रही है? जबकि जिस सीजेपी के आंदोलन का समर्थन विपक्ष ने किया, उसी के संस्थापक अभिजीत दिपके कह रहे हैं कि जो दिल्ली में 20 मार्च को हुआ था वही कल रांची में हुआ। झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नजारा झारखंड में कल देखा गया। देवेंद्र महतो जी से मेरी वही बातचीत हुई। मैंने पहले तो समझने की कोशिश की उनकी अभी सेहत कैसी है, क्योंकि जो मुझे पता चला था मेरी टीम वहां पर लगातार बनी हुई। कल रात भी हमारी टीम वहां पर पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में थी और सुबह भी मेरी बात हुई कि अभी उनकी सेहत कैसी है। तो हमने तो वही पूछा कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है। जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले, क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। बात बात पर इमरजेंसी की याद दिलाने वाली सरकार और लोकतंत्र की दुहाई देने वाला विपक्ष आंदोलन भी सहूलियत देखकर चुन रहा है। दिल्ली में जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटा गया वो भी गलत था और रांची में जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटा गया वो भी उतना ही गलत है। दिल्ली में पाकिस्तान की फंडिंग के शगुफे से छात्रों पर बर्बरता को सही नहीं ठहराया जा सकता। रांची में एबीवीपी के कार्यकर्ता बताकर छात्रों पर लाठीचार्ज चलाने को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। भर्ती घोटाला किसी एक राज्य की समस्या नहीं है, दाग सबके दामन पर है। सरकार और विपक्ष को मिलकर ही शिक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रक्रियाओं को पूरे देश में अलग अलग राज्य में सुधारना है, सुधारना होगा। आज बड़ी खबर यहीं तक, अब अन्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। सदन में आओ, सदन में आओ।
अमित शाह सदन में आओ। अपने आप को लौह पुरुष कहते हैं, जंग लग गया है लोहे में, भाग गए। संसद परिसर में दिखा यह नज़ारा। कई मीडिया संस्थानों के माइक लगे हैं। बीजेपी वाले झारखंड में हुए लाठीचार्ज पर राहुल गांधी से जवाब मांग रहे हैं। उनके बीच आगे कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा। वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हुए लाठीचार्ज पर अमित शाह को खरी खोटी सुना रहे हैं। अपनी अपनी सुविधानुसार दोनों लोग बातें रख रहे हैं, दोनों पक्ष अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन बात यही है कि मानसून सत्र खत्म होने में अब बस 2 दिन बचे हैं और अगर एंटी पेपर लीक बिल को छोड़ दें तो शायद ही किसी बिल पर पर्याप्त चर्चा हो पाई है। मानसून सत्र में लोकसभा में 11 बिल पास हुए, लेकिन केवल 2 बिलों पर विधिवत चर्चा हुई। बाकी विपक्ष की नारेबाजी और हंगामे के बीच बिना चर्चा के पास हो गए। विपक्ष की एक सूत्री मांग है, अमित शाह सदन में आकर बताएं कि संसद मार्च कर रहे छात्रों पर पैलेट गन किसके कहने पर चलाई गई। बताएं कि किसके कहने पर दिल्ली पुलिस ने 20 जुलाई को बर्बरता की। ये विपक्ष पूछ रहा है। जिस एक एंटी पेपर लीक बिल पर दोनों सदनों में ठीक ठाक चर्चा हुई, उसमें भी विपक्ष अपनी इस मांग पर अड़ा रहा और ये रोजाना का एक प्रयोग हो गया है। संसद की कार्रवाई शुरू होती है, विपक्ष अपनी मांग को दोहराता है, नारेबाजी करता है और सदन की कार्रवाई शोर शराबे के बीच स्थगित हो जाती है। अमित शाह रोज संसद में आते हैं, देर रात तक रुकते हैं। इसकी पुष्टि खुद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने की है। तो सवाल है कि अमित शाह संसद में कब बोलेंगे। सत्ता पक्ष के सांसदों और सूत्रों के हवाले से आजकल लगा हुआ है। कल कहा गया कि आज बोलेंगे, आज कहा गया कि कल बोलेंगे। सोमवार को किरेन रिजिजू ने कहा था कि गृहमंत्री जवाब जरूर देंगे, शर्त है कि विपक्ष हंगामा न करे। लेकिन आज 2:30 बजे तक चली लोकसभा की कार्यवाही में अमित शाह नजर नहीं आए। लेकिन इस बीच एक खबर आई। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि सरकार ने जवाब के लिए शर्तें रखी हैं। सरकार का कहना है कि गृहमंत्री के जवाब में विपक्ष शासित राज्यों जैसे पंजाब और झारखंड में हुए आंदोलनों को भी शामिल किया जाएगा। सवाल है कि शुक्रवार तक अमित शाह के जवाब देने पर कोई हामी नहीं भरी गई थी, लेकिन सोमवार आते आते ऐसा क्या हो गया कि गृहमंत्री जवाब देने के लिए तैयार दिख रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ये एकदम साफ कर चुके हैं कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं जवाब देने के लिए। सरकार का ये कहना है, अगर आप डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कशन करना चाहते हैं, तो आप उसको एक नियम के तहत आइए, बैठिए सामने और उसके ऊपर विस्तार में बातचीत होगी। विपक्षी पार्टियों का लेकिन ये कहना है, क्योंकि देखिए शुरुआत में विपक्षी पार्टियां क्या बोल रही थी, शुरुआत में विपक्षी पार्टियां ये बोल रही थी कि वो चाहती हैं कि एक जवाब जो है वो गृह मंत्री अमित शाह दें, लेकिन किस तरीके से आखिरकार ये जवाब देना होगा इसको डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही थी। सरकार ने ये तय किया कि अगर आपको जवाब ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन रोज सामने नजर आ रहा था मकरद्वार की, अगर आपको चाहिए कि जवाब आपको मिलना चाहिए, तो सरकार तैयार हुई इस बात पे। गृह मंत्री अमित शाह खुद सामने आए, उन्होंने ये बात बोली कि अगर जवाब चाहिए तो विस्तार के अंदर जवाब आखिरकार दिया जाएगा कि 20 जुलाई को देश की राजधानी दिल्ली में क्या हुआ। लेकिन जैसे ही सरकार की तरफ से ये बात को सामने रखा गया, विपक्ष ने अपना गोल पोस्ट बदल दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं, एक स्पेसिफिक सवाल है उनका कि आखिरकार 20 जुलाई को अगर पैलेट गन चली तो वो ऑर्डर किसने दिया। सरकार का कहना है कि एक सवाल का सिर्फ जवाब नहीं दिया जाएगा, पूरी अगर आपको चर्चा करनी है तो ओवरऑल चर्चा हो सकती है और उसके तहत गृह मंत्री अमित शाह आएंगे सामने। आखिरकार सरकार की तैयारियां क्या थी और क्या क्या काम, क्या क्या चीजें उस दिन 20 जुलाई को हुई, उन सब चीजों के बारे में विस्तार से बातचीत की जाएगी। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने विपक्ष से कहा है कि केवल बयान जारी करना एक औपचारिकता होगी। अमित शाह के जवाब देने से पहले इस मुद्दे पर पूरी और सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष की तकरार क्या है, वो फोकल पॉइंट क्या है जिस पर विपक्ष अड़ा है, इसका जवाब कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। कहा कि सवाल ये कभी था ही नहीं कि अमित शाह आकर संसद में भाषण देंगे। सवाल हमेशा से यह था कि अमित शाह को ये साफ करना होगा कि दिल्ली में गोलीबारी की अनुमति किसने दी थी। राहुल ने 2 मांग और रखी। छात्रों पर हुई बर्बरता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जवाबदेही तय हो। उनकी इस मांग को आज पवन खेड़ा ने भी दोहराया। हमारी मांग वही रही, गृह मंत्री आए, चंदा चोरी, जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो, उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है। कांग्रेस ने संसद के गतिरोध को तोड़ने के लिए इन तीनों मांगों को अनिवार्य बताया है। आज खबर आई कि सरकार राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा कराने के लिए तैयार भी हो गई है। हालांकि ये चर्चा अन्य मुद्दों पर बहस के बाद ही होगी, यानी 3 में से 2 प्रमुख मांगे सरकार ने मान ली हैं। अमित शाह जवाब देंगे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा होगी। ऐसे में कांग्रेस का आगे का प्लान क्या हो सकता है? फिलवक्त संसद में डेडलॉक बना हुआ है। जब तक गतिरोध जारी रहेगा सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। सरकार के एजेंडे में 2 अहम बिल हैं जिन्हें पास कराना उसकी प्राथमिकताओं में से है, परिसीमन बिल और FCRA।
इन दोनों बिलों को पास कराने के लिए सरकार को चाहिए बड़ी संख्या में सांसदों का सहयोग, लेकिन सहयोग से पहले कोशिश है कि संसद सुचारू रूप से चले। बाकी संसद में आज क्या क्या हुआ आप हमारे संसद सत्र के दिनों में आने वाला जो हमारा शो है संसद में आज, उसमें देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस शो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बड़ी खबरें यहीं तक, अब सुर्खियों के बारे में। मॉनसून के कारण देश के कई राज्यों में मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। किस कदर असम बाढ़ में डूबा रहा और किस तरह वहां लोगों को दुश्वारियां झेलनी पड़ी, हमने इस पर विस्तार से बात पहले की है। आज बात हिमाचल प्रदेश की। बारिश और लैंडस्लाइड के कारण हिमाचल में 157 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा आया है सरकारी रिपोर्ट से। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र यानी SEOC ने 30 जून से 9 अगस्त तक का डेटा ये जारी किया है। 157 में से 68 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हुई है, जबकि 89 लोगों की जान सड़क हादसे में गई। 257 लोग अभी भी लापता हैं। बारिश की मार से सड़क, बिजली, पीने का पानी, सबकी सप्लाई बुरी तरह प्रभावित है। कुल्लू मनाली हाईवे समेत राज्य भर में 259 सड़कें बंद हो चुकी हैं। खबरें बता रही हैं कि कुल्लू और मंडी में कुल 161 ट्रांसफार्मर हफ्ते भर से खराब पड़े हैं। पूरे हिमाचल में पीने के पानी की सप्लाई ठप है। पानी की 54 योजनाएं प्रभावित हैं। 900 मकान और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। अब तक कुल नुकसान 886 करोड़ रुपए का हो चुका है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म होती अभी भी नहीं दिख रही। मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रशासन का कहना है कि वे युद्ध स्तर पर रास्ते खोलने का काम कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ी इलाके में हो रहे लैंडस्लाइड और अभी भी हो रही भारी बारिश के चलते काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। अगली सुर्खी भारत के दूसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी से जुड़ी हुई है। उन्हें अमेरिकी अदालत से क्लीन चिट मिल गई है। अमेरिका में उनके खिलाफ चल रहा आपराधिक केस अब खत्म हो गया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने कोर्ट से केस वापस लेने की मांग की थी। ब्रुकलिन की जिला अदालत ने मांग मान ली है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि केस खारिज करने के बदले किसी प्रकार का कोई सौदा नहीं हुआ है। अडानी ने फैसले का स्वागत किया। एक्स पर लिखा कि इस मुश्किल दौर में भी हमारा भरोसा सच्चाई, निष्पक्षता और कानून पर बना रहा। उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया जिन्होंने हम पर व्यवस्था पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर अपना भरोसा कभी नहीं खोया। बैकग्राउंड पर भी संक्षेप में नजर डाल लेते हैं। मामला 2 साल पुराना है। उद्योगपति गौतम अडानी पर 2024 में सोलर एनर्जी प्लांट की मंजूरी पाने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप लगे थे। साथ ही अमेरिकी निवेशकों को कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों के बारे में गुमराह करने के भी आरोप। अडानी समूह ने शुरू से ही इन आरोपों को नकारा, किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया था। मामला अमेरिका की अदालत में चला। हालांकि गौतम अडानी इन आरोपों का जवाब देने के लिए कभी अमेरिकी अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए। 18 मई की रोज़ अमेरिका के न्याय विभाग ने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाने का ऐलान कर दिया। न्याय विभाग ने कोर्ट फाइलिंग में बताया कि यह मामला मुख्य रूप से विदेशी था, इसे साबित करना कठिन था। साथ ही ये विभाग की वर्तमान प्राथमिकताओं के अनुकूल भी नहीं था, ऐसी बात कोर्ट के सामने रखी गई। इस बीच खबर आई थी कि अडानी ने अमेरिका में $10 अरब का निवेश करने का वादा किया है। इसके बरक्स सवाल पूछे जाने लगे कि क्या कोई डील तो नहीं हुई है। ये सवाल अमेरिकी अदालत ने भी पूछा। अमेरिकी न्याय विभाग और अडानी के वकीलों ने इसका स्पष्ट जवाब दिया कि केस खारिज करने के बदले किसी भी तरह के लेन देन या सौदेबाजी का कोई समझौता नहीं हुआ, ऐसा उन्होंने दावा किया। आज का लल्लन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।